हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 12, जहां पर हम देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्लैंक्स थ्योरी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो तीन जो फंडामेंटल ये लॉ है, फंडामेंटल लॉ भी कह सकते हो, बिकॉज हम अगर क्वांटम मैकेनिक्स को गोल और टारगेट बताएंगे या श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर टारगेट बताएंगे, सो दीज थ्री इक्वेशंस आर द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर का यहाँ पर अप्रोच क्या था कि बिकॉज डी ब्रोगली ने कहा था कि मैटर वेव मतलब क्या कि मैटर का वेव नेचर रहता है, जैसे प्लैंक ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर रहता है, और उसके बाद आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ ए बंच ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, अब देखो डी ब्रोगली ने उसका उल्टा कहा कि ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल नेचर का भी इलेक्ट्रो वेव नेचर रहेगा, मस्ट होगा। तो कौन सा पार्टिकल होगा? वो टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल हमने डिस्कस किया था, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक मींस लार्ज पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मींस स्मॉल पार्टिकल, दैट आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है वो लार्ज होता है, मास ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, उसका जो वेव नेचर है वो सप्रेस्ड रहता है, वो शो नहीं होता है। बट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो मैटर वेव, ये जो एक पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर पकड़ा गया, तो दैट इज द बेसिक आइडिया फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन। इन दिस अप्रोच द स्टेट ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, तो हम लिखते हैं थोड़ा कि क्लियर हो जाए। द स्टेट ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम is defined by a mathematical function psi. This is psi, this psi is called wave function, and this psi is generally a function of x, y, z and t, that is ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स x, y, z और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z एंड टाइम के साथ, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब सिस्टम का एनर्जी अगर विथ टाइम चेंज नहीं होता है, मतलब अगर उसका एनर्जी फिक्स्ड होता है, तो ये फंक्शन को डिवाइड कर सकते हैं हम। डिवाइड मीन्स सेपरेट कर सकते हैं एज द फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सो अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन कंसीडर करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, साई एक्स वाई जेड, एंड दिस सिस्टम एंड दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट whose एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। ये हमने बोर थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि जो बोर एनर्जी लेवल्स है और जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, वो ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज जब तक इलेक्ट्रॉन वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसका एनर्जी फिक्स्ड होगा,
ठीक है, अब देखो यहां पर भी ऐसा ही कहा कि अगर एनर्जी फिक्स्ड है तो सिस्टम का ये जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है दैट इज द एनर्जी, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब क्या होगा, ये सिस्टम, ये जो स्टेट ऑफ द ये जो वेव फंक्शन है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं एज टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द स्पेशियल कार्टेशियन फंक्शंस एंड द सेकेंड पार्ट कंटेन्स द टाइम फंक्शन। तो टाइम को अलग करके मैंने सेपरेट कर दिया। तो अगर हमने सिर्फ साई एक्स वाई जेड लेंगे तो इसको कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। यहाँ पर टाइम डिपेंडेंसी कुछ है नहीं एंड दिस वेव फंक्शन इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। अगर इसको वेव फंक्शन को स्टेशनरी स्टेट नहीं कहते, मतलब ये जो वेव फंक्शन जिस स्टेट को ये इंडिकेट करते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, उसको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, तो यहां पर एक थोड़ा सा गलती कर दी, बोला मैंने माइक्रोस्कोपिक बट यू लिख लिया मैक्रोस्कोपिक, so really sorry for that. ओके, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन ये हो गया साई एक्स वाई जेड। अब ये साई एक्स वाई जेड है क्या, इसको हम सिंपली साई लिखेंगे, बार बार एक्स वाई जेड ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। साई का मतलब ये हमने टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन कंसीडर किया है। अब ये साई है क्या, दिस साई इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी और you can say it is a mathematical abstract quantity which has no physical significance एज सच। मतलब क्या, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम का कोई फिजिकल प्रॉपर्टी से हम डायरेक्टली साई को रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट it can be thought as the amplitude like of wave। मतलब क्या, वेव का जो मतलब ऐसा तो एक थोड़ा पिक्चर तो चाहिए ना। अगर मैंने बता दिया साइज इज एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल क्वांटिटी, अब तुम समझ लो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होगा, हमको समझना होगा कि है क्या। ये पिक्टोरियली अगर समझेंगे और थोड़ा क्लियरर इंसाइट हम लोगों को चाहिए, तो हमको ये हम ऐसे इसको ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो एक वेव है, उस वेव का पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड रहेगा। ठीक है, उस एम्पलीट्यूड के मतलब एम्पलीट्यूड लाइक कह सकते हैं। लाइक मैंने क्यों कहा, बिकॉज वेव इज ए क्लासिकल सिस्टम। सो हमको यहां पर थोड़ा लिख देना चाहिए कि इट कैन बी थॉट एज द एम्पलीट्यूड लाइक ऑफ वेव इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बट ये क्वांटम मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उससे हम रिलेट कर सकते हैं, इट कैन बी रिलेटेड। ठीक है, हम रिलेट कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड लाइक है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव का एम्पलीट्यूड का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कैसा फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वेव का इंटेंसिटी मिल जाएगा एज वेल एज वेव का एनर्जी मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो वो उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज वी आर गेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी एंड एनर्जी। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव का एम्पलीट्यूड का सिग्निफिकेंस है, बट साई का यहां पर कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, क्लियरर इंसाइट मिलने के लिए। तो अगर साई का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट
साई स्क्वायर का है। ये डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ finding the particle at a particular point in space. Psi has no physical significance as such, but psi square has. It determines the probability of finding the particle at any particular point in space. मतलब स्पेस में वो जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है वो पर्टिकुलर पॉइंट में मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, साई स्क्वायर। ठीक है, अब ये साई को यूज करके श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन प्रपोज किया था जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब वो देख लेंगे क्या है। श्रोडिंगर इक्वेशन, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लिख सकते हैं ऐसे कि मैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा रहा हूं, H psi equals to E psi. This is the Schrodinger equation, and actually this is the time independent Schrodinger equation, because here we have used time independent wave function psi, ठीक है, जो सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब यहां पर H को क्या कहते हैं, H को कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, and has the form minus H square, has the form minus H square by 8 pi square m del square plus V, and psi is called wave function, E is the एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को एनर्जी ऑफ द सिस्टम यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और क्या बताना है यहाँ पर, डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर हैज द फॉर्म, इट इज ए डबल डिफरेंशियल along all the three mutually perpendicular axes, that is del square by del x square, del square by del y square, and del square by del z square. It is called Laplacian operator, and it is actually a kinetic energy operator, and V is called potential energy operator. ठीक है, this equation H psi equals to E psi is also called as eigenvalue equation। ठीक है, एंड E एनर्जी ऑफ द सिस्टम और आइगन वैल्यू कहते हैं इसको, एंड psi इज कॉल्ड आइगन फंक्शन ऑफ H। ये उतना जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा जान के रखो, इनिशियल पार्ट है, बहुत सा एकदम इनिशियल पार्ट है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बुक में शायद ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा ये इजीली अवेलेबल नहीं है, ये फॉर्म नहीं लिखा है बुक में। सो इसका जो बुक में है वो मैं दिखाता हूँ, यहीं से आएगा।
8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v psi इक्वल्स टू ई psi, राइट। अब इसको ऐसे लिखना है माइनस ए स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर psi प्लस v psi इक्वल्स टू ई psi। ठीक है, अब देखो माइनस ए स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर psi प्लस v माइनस ई psi इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस 8 पाई स्क्वायर m बाई ए स्क्वायर करके, तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे डेल स्क्वायर psi माइनस 8 पाई स्क्वायर m बाई ए स्क्वायर। सो हमने क्या किया, 8 पाई स्क्वायर m सॉरी माइनस 8 पाई स्क्वायर m बाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा इस टाइप का इक्वेशन है, v माइनस ई psi इक्वल्स टू 0 और डेल स्क्वायर psi, डेल स्क्वायर को भी अगर थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर psi प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई ए स्क्वायर ई माइनस भी कर दिया, माइनस को अंदर ले लिया 0। तो ये अवेलेबल है बुक में। ठीक है, सो दिस इज ए 3 डायमेंशनल, दिस इक्वेशन इज फॉर द पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस कंसीडर्ड किया गया है यहाँ पर। सो पार्टिकल अगर 3 डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट करेगा तब ये इक्वेशन होगा, अगर 1 डायमेंशनल मोशन में चला जाएगा तो वाई जेड पार्ट नहीं रहेगा। अगर मान ले कि पार्टिकल एक्स डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, सो फॉर ए पार्टिकल ऑब्वियसली इट इज मैक्रोस्कोपिक इन 1D, फॉर्मूला हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई ए स्क्वायर ई माइनस भी psi इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया पार्टिकल इन 1 डायमेंशन। सो ये सब जनरल बातें और जनरल इक्वेशन है जो हमने देखा। हम लोगों का मेन टारगेट है हाइड्रोजन एटम के लिए देखना। ठीक है, सो अब जो करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम क्या है कि देखो न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है। ठीक है, सो बोर ने ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसका एनर्जी फिक्स्ड होगा, एंड दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन हम जब इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तब हम psi इज ए फंक्शन ऑफ ओनली एक्स वाई जेड कंसीडर करेंगे, बिकॉज यहां पर टाइम डिपेंडेंसी नहीं है। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। जब तक ये घूमता रहेगा एनर्जी फिक्स्ड होगा, एंड दैट इज व्हाई यहां पर हम कौन सा फॉर्म लेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन का फॉर्म लेंगे। तो यहां पर जो इक्वेशन होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा, मतलब ये वाला, इसको नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखेंगे, ये वाला एच साई इज इक्वल टू ई साई, इसको लिखेंगे वहां पर हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है,
So for hydrogen atom, the Schrodinger equation is time independent, obviously. Time independent Schrodinger equation is H psi equals to E psi, where E is the energy of the electron moving in an nth orbit. ठीक है, अब H क्या है? It consists of kinetic energy and potential energy operator. तो ये डेल स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, V हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर. ठीक है, एंड साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. यहां पर डेल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने डेल स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है वो पहले ही बता दिया था. डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर. सो ये सब हमने इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बिकॉज एक्स वाई जेड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, बट हम जब हाइड्रोजन एटम का डिस्क्रिप्शन करेंगे इन अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल, तब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं यूज करेंगे. इंस्टेड हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे. पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है कि एक्स वाई जेड, हम लोगों को पता है कि एक्स वाई जेड दिस थ्री आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हो. अगर पोलर कोऑर्डिनेट में आ जाए तो एक्स वाई जेड these three will be replaced by r, theta and phi. तो ये कैसे दिखता है r, theta, phi? तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं. तो ये तीनों एक्सिस है. दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. 3 परपेंडिकुलर एक्सिस. मान लो यहां पर पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन को मान लो. तो इस इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z. ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अगर इसका पोलर कोऑर्डिनेट पार्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा r. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है r, मतलब ओरिजिन से पार्टिकल तक r हो गया. ये हो गया थीटा एंगल एंड ये हो गया फाई. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट. जब r, थीटा, फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो हम लोगों को कौन सा कन्वर्ट करना पड़ेगा? यहां पर डेल स्क्वायर एंड साई, ये दोनों कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, और एक एडवांटेज है साई को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए, वो थोड़ा बाद में बताता हूं. अभी पहले देख लेते कि डेल स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है. बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आता है, अभी रिक्वायर्ड नहीं है. सिर्फ मान लो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किए. और पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला पोलर कोऑर्डिनेट में ही है. अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे तो ये आएगा माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. एक्चुअली ऊपर z आना चाहिए था, z स्क्वायर होना चाहिए था, बट हाइड्रोजन एटम है, z 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये माइनस स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया. तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी इन पोलर कोऑर्डिनेट में है, तो ये डेल स्क्वायर भी हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया है. अब करना बाकी है साई को. So psi can be written as a function of psi theta, r theta phi. अब एडवांटेज क्या है कि वेव फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने का, बिकॉज वी कैन स्प्लिट दिस वेव फंक्शन psi as a product of three functions, as a product of three functions, that is r into
this is called capital theta into this is called capital phi, where r is nothing but it only depends on psi r, theta only depends on the angle theta and the capital phi, ये सब फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ phi। तो देखो तीनों फंक्शन को मैंने एज ए प्रोडक्ट अलग अलग सा लिख लिया। अब इसको कहेंगे हम रेडियल पार्ट, और ये दोनों को एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो कि साई थीटा कॉमा फाई एंड इट इज कॉल्ड एंगुलर पार्ट। तो क्या मिला, वेव फंक्शन का एक रेडियल पार्ट होगा और एक एंगुलर पार्ट होगा। अब ये सब का एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, कैसे हम लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन है ए साई इक्वल्स टू ई साई, अगर इसको सॉल्व करेंगे तभी हम लोगों को साई का एक्सप्रेशन मिलेगा। साई का एक्सप्रेशन मिलेगा तो आर का मिलेगा, थीटा का मिलेगा, फाई का मिलेगा, ठीक है। तो ये साई अगर मिल गया, साई का एक्सप्रेशन बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन ए साई इक्वल्स टू ई साई, तो क्या मिलेगा, ये आर का फॉर्मूला मिल जाएगा। साई का मिल गया मतलब आर का मिल गया। जो ओनली डिपेंडेंट ऑन आर है, स्मॉल आर, रेडियस डिपेंडेंट है, वो अलग से लिख लेंगे। जो ओनली थीटा डिपेंडेंट है वो अलग से लिख लेंगे। जो ओनली फाई डिपेंडेंट है वो अलग से लिख लेंगे। तो ऐसे पॉइंट करके लिख लेता हूं मैं कि ऑन सॉल्विंग Schrodinger equation you will get number 1 the expressions of r, theta and phi, ये तीन expressions मिलेगा। number 2 you will get the expression of energy, ठीक है। नंबर 3 सर्टेन क्वांटम नंबर्स भी हम लोगों को यहां से मिल जाता है आफ्टर सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। सो ड्यूरिंग ऑन सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हियर, n, l, m, ये 3 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स मिलता है। अब ये क्वांटम नंबर्स कैसे रिलेटेड और एसोसिएटेड रहता है साई के साथ, वो ऐसे रहता है कि R contains n and l, theta contains l and m, and phi contains only m. So this is the third point जो हम लोगों को मिलता है on solving the Schrodinger equation. So n, l, m मिल गया। अब ये कैसे मिलता है, एसोसिएटेड विथ आर दैट इज द रेडियल पार्ट, एन और एल और एम एसोसिएटेड रहता है थीटा पार्ट के साथ एंड एम रहता है फाई पार्ट के साथ। और यहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट कि एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम number and it can have values 1, 2, 3 dot 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 dot. So first orbit को n equals to 1 कहेंगे, second orbit को n equals to 2 कहेंगे, third orbit को n equals to 3 कहेंगे and so on. L क्या है, इसको कहते हैं एजीमुथल और ऑर्बिटल भी कहते हैं कि एजीमुथल और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और इसका वैल्यू क्या होगा फॉर ए पर्टिकुलर एन, फॉर ए पर्टिकुलर एन इसका वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू n-1। अगर n का वैल्यू 1 है तो l का ओनली 1 वैल्यू होगा 0, 2 होगा तो 0, 1, 3 होगा तो 0, 1, 2 एटसेट्रा। तो ये अब हम ये क्वांटम नंबर्स को जो डिटेल्स है ये हम दूसरे वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही देखना है हमको। एंड एम इज कॉल्ड
magnetic quantum number and it has the value for a particular L value, it will be 0 plus minus 1 plus minus 2 dot 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 plus minus L, or you can write it as plus L dot 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 plus 2 plus 1 0 minus 1 minus 2 dot 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 minus L, or you can write it as plus L to 0 to minus L. ठीक है, ये N, L एंड M वैल्यू आता है, और लास्ट में और एक क्वांटम नंबर आया था जो पाउली ने डिस्कवर किया था, यहां से नहीं आता है श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से, वो नहीं आता है, वो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जिसको कहते हैं हम स्पिन। सो लास्ट जो क्वांटम नंबर आता है उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, बट यहाँ पर हम वो नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर जरूरत नहीं है वो, अगर ये हम N, L, M एंड S ये अलग से और एक पार्ट में देख लेंगे, उसका डिटेल्स देख लेंगे क्या क्या वैल्यूज होती है एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ये एंड उठा देते हैं एंड दिस साई contains NLM इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब इस साई को कहते हैं वेव फंक्शन, हम लोगों को पता है इसको वेव फंक्शन कहते हैं। यहां पर एक एक्स्ट्रा नाम आया है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। एक्चुअली टल्स होगा बिकॉज प्लूरल फॉर्म होगा, बिकॉज श्रोडिंगर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत सारा साई का वैल्यूज मिलेगा, एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगा, बहुत सारा क्यों वैल्यू मिलेगा? बिकॉज एन का वैल्यूज बहुत सारा हो सकता है, 1 2 3 टू डॉट डॉट। एल का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, एम का भी डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एन, एल एंड एम गिव्स यू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई, और वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई कहां से मिलता है? श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से। ठीक है, दैट इज व्हाई आई से इट हियर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये कन्वेंशनली कैसे इंडिकेट किया जाता है कि हम ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करते हैं इसका एल वैल्यू से, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, लाइक दैट कि एल इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो ऑर्बिटल्स का डेजिग्नेशन होगा ऐसा कि 0 मीन्स एस ऑर्बिटल, स्मॉल एस, 1 means p orbital, 2 means d orbital, 3 means f orbital, 4 means g and dot 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 dot, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को जनरली अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जो मिलता है ऑर्बिटल्स का टाइप, वो अप टू f तक मिलता है। ठीक है, तो l के हिसाब से हम ऑर्बिटल का टाइप भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। सो हियर अगर हम 1s कहेंगे तो इसका n का वैल्यू हो जाएगा 1, बिकॉज सामने 1 लगा हुआ है। सो दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट, और उसके अंदर रहेगा l इक्वल्स टू 0, मतलब s ऑर्बिटल। सो फर्स्ट ऑर्बिट एंड फर्स्ट ऑर्बिट के बिलोंग में रहेगा s ऑर्बिटल, दैट इज l इक्वल्स टू 0। ये सभी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ट्रू है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, अब ये IIT एडवांस के लिए बहुत ही जरूरी है कि रेडियल फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, एंड ये जो दोनों एंगुलर पार्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। और उससे सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंटली रेडियल पार्ट का ही पढ़ेंगे, एंगुलर पार्ट का उतना ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ RNL।
तो इसका तो एक्सप्रेशन मिलेगा आर एन एल का, राइट। डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा। एक दो एक्सप्रेशन मैं दिखाना चाहता हूँ बिकॉज वहां से थोड़ा एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है हम लोगों को। जैसे ऑर्बिटल, उसका एन वैल्यू, एल वैल्यू एंड आर का एक्सप्रेशन क्या है, आर एन एल का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। सो अगर 1s ऑर्बिटल पकड़ा जाए तो n का वैल्यू 1 होगा, l का 0 एंड r 1s का एक्सप्रेशन होगा 2z/a 3/2 e to the power minus zr/a। एक्चुअली बिकॉज हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहे हैं ना, तो ये z उठा देते हैं, z1 हो जाएगा। और हाइड्रोजन लाइक के लिए z रहेगा, तो हाइड्रोजन लाइक अभी छोड़ दो, तो ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम लिख रहे हैं। सो 2s कहेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 0 होगा। r2s विल बी 1/2√2 1/a to the power 3/2 2 minus r/a। एक काम करना, यहाँ पर a0 लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट a0, जिसका वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम के लिए a0 का वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब 2p ऑर्बिटल देखेंगे तो 2 होगा, l का वैल्यू 1 होगा एंड रेडियल फंक्शन हो जाएगा 1/2√6 1/a0 to the power 3/2 r/a0 e to the power minus r/2a0। ये हो गया 2p ऑर्बिटल। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर एक्सप्रेशन अगर दे दिया जाए, क्वेश्चन में दे देता है एक्सप्रेशन, तब वहां से इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसीलिए एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने के लिए हम लोगों को इसका प्लॉट ड्रॉ करना होगा। R वर्सेस R, कैपिटल R इन L वर्सेस रेडियस। सो पहले हम देखेंगे 1s ऑर्बिटल के लिए वो कैसा आता है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आता है। यहाँ पर थोड़ा मिला दो, ऐसे करके आएगा, ठीक है। सो ये हो गया 1s। 2s वाला इसका थोड़ा नेगेटिव पार्ट रहना चाहिए। तो ये रेड वाला हो गया 2s। डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है। ब्लू वाला दिखाते हैं। ये हो गया 2p। कर्व देख लो, फिर मैं इसका इंफॉर्मेशन क्या मिलता है वो दिखाऊंगा, ठीक है। फिर 3 का भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो गया 3s। ब्लू में देखते हैं p। तो ये हो गया 3p। ग्रीन में देखेंगे और d का होगा
ऐसा 3D। इंफॉर्मेशन क्या मिलता है यहाँ से, फीचर क्या है, स्टार दे के लिखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक चीज जानना होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियल नोड। ये रेडियल नोड क्या है? रेडियल नोड इज डिफाइंड एज द रेडियस value r at which electron density is 0, that is psi square equals to 0 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दोनों सेम चीज है। ठीक है, और उसको साई स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो साई स्क्वायर 0 होगा, उसका मतलब साई 0 होगा। ठीक है, अब देखो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगा वहां पर वेव फंक्शन का कोई रहने का चांस ही नहीं है, बिकॉज हम वेव फंक्शन एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन ये लिख रहे हैं ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन जो कि वो ऑर्बिटल में है। ठीक है, अब देखो साई इक्वल्स टू 0, द कंडीशन रेडियल नोड का होगा साई इक्वल्स टू 0। एक्चुअली साई इक्वल्स टू 0 से अगर हम इसको और भी पर्टिकुलर वे से लिखेंगे तो एक्चुअली रेडियल पार्ट है, सो आर स्क्वायर कह देंगे। सो आर स्क्वायर एन एल एंड आर एन एल, ये आर एन एल वैल्यू 0 हो जाएगा। और आर एन एल 0 होगा तब ऑब्वियसली साई स्क्वायर एंड साई दोनों 0 हो जाएगा, बिकॉज साई कॉन्टेंस आर। ठीक है, तो आर 0 हुआ तो मतलब साई 0 हुआ, एक ही बात है। तो यहां पर हम लोगों को पहले एक्सप्रेशन से देखना है, पहले एक्सप्रेशन से R1s ये 0 होगा कहां पर। सो नंबर 1 एक्सप्रेशन से देखेंगे कि R1s इक्वल्स टू 0 होगा। कब 0 होगा देखो, R1s कब 0 होगा, कभी 0 हो पाएगा? बिकॉज A0 हैज सर्टेन वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस R बाई A0। अगर R का वैल्यू इंफिनिटी हुआ तब जाके R1s 0 होगा। तो मतलब इंफिनिटी में जाके तुमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। ये तो सब एटम के लिए ऑब्वियस है। तुम कोई भी एटम पकड़ लो, इंफिनिटी डिस्टेंस में चले जाओ न्यूक्लियस से, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली 0 होगा। सो R इक्वल्स टू 0 होगा ओनली एट R टेंड्स टू इंफिनिटी। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 1s ऑर्बिटल हैज नो रेडियल नोड। अब चलो देखते हैं कि R2s वाला ये 0 होगा कब, R2s 0। हाँ 0 हो सकता है कि ये तो 0 नहीं होगा 1 बाई A0, एक्सपोनेंशियल भी 0 नहीं होगा ओनली R इक्वल्स टू इंफिनिटी में, तो उसको नोड नहीं कहेंगे। इट कैन बी 0 व्हेन 2 माइनस R बाई A0 इक्वल्स टू 0। ये हो सकता है R बाई A0 का वैल्यू कभी ना कभी तो 2 आएगा, आ ही सकता है, तो 2 आएगा तभी तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि यहां से कंडीशन क्या मिला हम लोगों को कि R माइनस 2 बाई A0 इक्वल्स टू 0 एंड दैट गिव्स यू 2 माइनस R बाई A0, सॉरी। सो यहां से मिल गया R इक्वल्स टू 2A0, राइट। तो इसको बॉक्स में रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना नहीं है, वे याद रखना है कि कैसे हम रेडियल नोड निकाल रहे हैं फ्रॉम एक्सप्रेशन, फ्रॉम
रेडियल फंक्शन से कैसे निकाल रहे हैं हम रेडियल नोड, वो इंपॉर्टेंट है, वो वे याद रखो। ठीक है, तो मतलब आर को और साई को कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिया गया, साई इन टर्म्स ऑफ साई भी दे देता है, कभी कभी इन टर्म्स ऑफ आर भी लिख के दे देता है, कुछ भी दे, अगर वेव फंक्शन दिया है मतलब उसको जीरो करना है, जीरो होगा तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब किस कंडीशन में जीरो होगा वो वेव फंक्शन, वो तुमको देखना है। ठीक है, तो हमको यहां से मिल गया 2s के लिए जब 2 - r/a0 इक्वल्स टू 0 होगा। देख लेते हैं 2p के लिए ये कब जीरो होगा। देखो 2p के लिए ये जीरो नहीं हो पाएगा कभी भी, बिकॉज r कैनॉट बी जीरो, सॉरी r जीरो हो सकता है मतलब वो न्यूक्लियस है, r जीरो मतलब रेडियस जीरो मतलब न्यूक्लियस डिनोट करता है। अब न्यूक्लियस में कहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो ये भी यहाँ पर भी कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। सो ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है जब r टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है यहाँ पर r का इंफिनिटी वैल्यू बिठा दो e⁻∞, तो ये जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। बट ये भी एज ए नोड नहीं कंसीडर किया जाता, सो यहाँ पर ऐसे भी लिखेंगे, सो सॉरी 2p ऑर्बिटल हैज नो रेडियल नोड। तो ये हो गया फंक्शन से, जो फंक्शन अगर दिया गया है तो वहां से हमको नोड कैसे निकालना है। नंबर 2 देखना है, फ्रॉम द कर्व और ग्राफ, सेम यहां पर फॉर्मूला लगाना है, एट रेडियल नोड RNL विल बी जीरो और साई जीरो। तो देखो 1s का कहीं पर कट किया, RNL इक्वल टू जीरो हुआ है, नहीं हुआ है, सो यहां पर ऐसे लिखेंगे। तो फ्रॉम द कर्व कैसे मिलेगा हम लोगों को, जब रेडियल नोड मिलेगा तब r इक्वल्स टू जीरो होगा, ये तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है, और साई इक्वल्स टू जीरो होगा। सो फॉर 1s कहीं पर भी ये r इक्वल्स टू जीरो एक्सिस है, ये वाला p एक्सिस, दिस p एक्सिस इज कॉल्ड r इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये कर्व अगर ये r को कट करेगा तभी r कैपिटल RNL इक्वल्स टू जीरो होगा, तो कट नहीं किया। सो 1s ऑर्बिटल हैज नो रेडियल नोड, नो रेडियल नोड। नेक्स्ट देखते 2s का कर्व देखो, ये देखो ये वाला है 2s का कर्व, रेड वाला, तो ये देखो कट किया है ना, इस पोजीशन पे एक ही पोजीशन पे कट किया है, और कोई पोजीशन पे कट किया है नहीं किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड कितना होगा, रेडियल नोड 1 रेडियल नोड, 1 रेडियल नोड। अब देखो एक्सप्रेशन से भी सेम मिला है हमको, 2s का 1 रेडियल नोड। ठीक है, 2p का चले जाओ, कर्व देखो कहीं पर नहीं कट किया, r इक्वल्स टू जीरो में तो वो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज न्यूक्लियस में कहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बाकी जगह में कट नहीं किया है। नो रेडियल नोड, नो रेडियल नोड। 3s में चले जाओ, थ्री एस रेड वाला है, ये रेड वाला देखो 2 टाइम्स कट किया है r को, तो वहीं पर RNL जीरो है, सो 2 रेडियल नोड है यहाँ पर, सो इट हैज 2 रेडियल नोड्स। इसका एक्सप्रेशन हमने लिखा नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन से भी तुमको मिल जाता 2 रेडियल नोड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन से थोड़ा दिक्कत होता है, सबसे ज्यादा यही तीनों आता है।
अगर एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आएगा तो 1s 2s 2p में ही इसी के अंदर आएगा। अगर कर्व से आएगा तो 3s भी दे सकता है, बिकॉज इट इज इजी टू कैलकुलेट फ्रॉम द कर्व। तुमको सिर्फ देखना है कि आर में कहां पर कट किया है, जितना कट होगा उतना नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ठीक है, नाउ 3p, 3p वाला ये ब्लू वाला कर्व है, ये देखो एक ही जगह में कट किया है। सो 3p हैज 1 रेडियल नोड, इट हैज 1 रेडियल नोड। 3d में जाते हैं फिर, d का कर्व देखो ये ग्रीन वाला है, कट नहीं किया कहीं पर भी, सो नो रेडियल नोड, इसका भी कोई रेडियल नोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया कर्व से कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि रेडियल नोड कितना है। अब और एक ऑप्शन क्वेश्चन दिया जा सकता है कि तुमको सिर्फ बता दिया गया कि नोड कितना होगा, ऑर्बिटल बता दिया गया कि 3s में कितना होगा, ग्राफ भी नहीं दिया गया है, एक्सप्रेशन भी नहीं दिया गया है रेडियल फंक्शन का, तो कहां से निकालोगे। थर्ड वन जो है उसका एक फॉर्मूला है, वहां से हम निकाल पाएंगे। सो नंबर 3, द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1। ये क्वेश्चन तीनों पॉइंट से दे सकता है, इसीलिए तीनों पॉइंट में एक ही साथ करा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर से कि एग्जाम्पल, तो मान लो ये ऑर्बिटल्स n वैल्यू l वैल्यू एंड n माइनस l माइनस 1 वैल्यू, दैट मीन्स द नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अब देखते हैं, चलो 1s ऑर्बिटल n 1 है, l 0 है, सो 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 0। तो नो नोड पहले से मैच कर लो, एक ही आएगा। 2s 2 0, 2 माइनस 0 माइनस 1 1, 1 रेडियल नोड, सॉरी 2p 2 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0, नो रेडियल नोड, 2p का भी नो रेडियल नोड है। देखो 3s 3 0, 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2, 3s का 2 रेडियल नोड्स मिलता है। 3p 3 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट गिव्स यू 1, सो 1 रेडियल नोड है। एंड 3d 3 2, 3 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 0, परफेक्टली मैच कर जाएगा 1 एंड 2 पॉइंट से। ठीक है, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रेडियल वेव फंक्शन, कि यहां से हम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकाल पाएंगे। और एक क्या करता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देता है कि ये जो कर्व्स है ये r अगेंस्ट r है, मतलब स्मॉल r अगेंस्ट कैपिटल R है। ठीक है, स्मॉल r अगेंस्ट कैपिटल R है। ये क्या करता है, कभी कभी r स्क्वायर से भी दे देता है, मतलब कैपिटल यहाँ पर ये जो r nl है इसका स्क्वायर करके दे देता है कभी कभी। ठीक है, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, कर्व का नेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, ये 1s वाला चेंज नहीं होगा, ऐसा ही दिखता होगा, थोड़ा ज्यादा स्टीप हो जाएगा। यहाँ पर 2s थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो नेगेटिव रीजन में ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव रीजन में कर्व है ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो ये रेड वाला जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, ये ब्लू वाला जो नेगेटिव में है वो ये भी पॉजिटिव में चला जाएगा, मतलब पूरा पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन तो कंडीशन सेम रहेगा रेडियल नोड का कि r इक्वल्स टू 0, सॉरी r nl इक्वल्स टू 0 और r स्क्वायर nl इक्वल्स टू 0। तब भी देखना कि r में r स्क्वायर का वैल्यू भी 0 होगा एट सम पॉइंट, वहां से भी सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड हम निकाल सकते हैं। मतलब r एक्सिस को कट सेम जगह करेगा, लेकिन कर्व का थोड़ा नेचर चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा।
जो नेगेटिव वैल्यूज है उसका स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए टोटली कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में चला आएगा सब। थोड़ा देख लेते हैं इससे दिक्कत क्या है। फोर्थ ऑप्शन कि अगर तुमको दिया जाए 1s आर स्क्वायर, ठीक है, 2s का भी देख लेंगे, आर स्क्वायर 2s 2p का दोनों का एक साथ देखेंगे, और 3s 3p 3d ये तीनों का देख लेंगे। ये क्या होगा, मैंने कहा कि ये थोड़ा स्टीप हो जाएगा, 1s वाला थोड़ा स्टीप हो जाएगा। यहां पर 2s क्या होगा, नीचे जो नेगेटिव पार्ट गया था इतना दूर तक तो सेम रहेगा, यहां पर देखो आके कट कर रहा है आर एक्सिस को, मतलब आर स्क्वायर भी 0 हो रहा है। सो कंडीशन इज सेम, आर 0 और आर स्क्वायर 0 सेम है, जो नेगेटिव पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। ये यहां पर कट नहीं होगा, ये एसिम्प्टोटिकली चला जाएगा, ठीक है। और 2p तो ऑलवेज, तो ये हो गया 2s, और 2p तो ऑलवेज पॉजिटिव रीजन में ही है, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 2p वाला। थ्री एस का देख लेते हैं। 3s का ऐसा है, ये देखो ये वाला पार्ट नीचे था पहले आर में, वो ऊपर उठ गया, लेकिन इसका जो रेडियल नोड है वो 2 है, वो तो सेम ही रहेगा, 2 जगह कट किया है। तो ये हो गया 3s। अब आते हैं 3p में। 3p में एक नोड है, मतलब एक यहाँ पर नेगेटिव पार्ट में रहता है, तो वो चला जाएगा पॉजिटिव पार्ट में। तो ये हो गया 3p। और आते हैं अभी 3d में, तो d का तो है ही नहीं कुछ ऐसा, सॉरी। तो ये हो गया 3d, ठीक है। तो यहाँ से भी मिल जाता है इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया रेडियल वेव फंक्शन, जहाँ से हम लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब आते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो चलो फिर देखते हैं अभी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीआर, डेरिवेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर आर एन एल डी आर। ये हो गया रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसका भी प्लॉट कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसको ऐसा भी कहते हैं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि मान लो यहां पर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब r डिस्टेंस अपार्ट में एक dr थिकनेस वाला स्फेरिकल सेल कंसीडर किया, वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो स्फेरिकल सेल मिला है यहाँ पर, तो ये जो स्फेरिकल सेल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की कितना प्रोबेबिलिटी है, वो एक्सप्रेशन है पीआर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिफाइंड एज द
probability of finding the electron in within a spherical shell of thickness dr at r distance apart from the न्यूक्लियस। जो मैंने कहा वही लिखा है यहाँ पर कि वो जो स्फेरिकल सेल हमने कंसीडर किया जो dr थिकनेस का है एंड r डिस्टेंस अपार्ट है फ्रॉम द न्यूक्लियस, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका भी प्लॉट मिलेगा हम लोगों को, राइट। तो इसका भी प्लॉट देख लेते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट होगा। R वर्सेस PR। R वर्सेस PR, R वर्सेस PR। ये फॉर 1s, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 2s का ड्रॉ कर लेते हैं। अगर r एक्सिस थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा होता। यहाँ पर ये कट होगा नीचे, ये r एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो गया 2s एंड ये हो गया 2p, अब 3 का देख लेते हैं। ये थोड़ा ज्यादा चाहिए हमको, थ्री एस ड्रॉ करना है। ये पहले छोटा होगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3s वाला। 3p देखना है कैसे है। अच्छा, ये हो गया 3p, लास्ट में 3d देखना है। अब पॉइंट्स में आते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। यहीं से भी यहाँ से भी तुम नंबर ऑफ रेडियल नोड देख सकते हो। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1s के लिए देखो 0 होगा,
कहीं पर भी कट नहीं हुआ। देखो यार एक बात तो क्लियर है, रेडियल नोड प्रेजेंट है मतलब आर जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर जीरो होगा, आर जीरो होगा। अब आर जीरो होगा तो पी आर भी तो ऑब्वियसली जीरो होगा ना। तो इसी कंडीशन में रेडियल नोड मतलब आर एन एल जीरो, और उस हिसाब से पी आर भी जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगाना है हमको। 2s में देखो 1 कट है यहाँ पर 1, 2p में कोई कट नहीं है 0, 3s में 2 कट है 1 2, 3p में 1 कट है, ये देखो r इक्वल्स टू 0 में कभी नहीं पकड़ेंगे नोड, ठीक है। और 3d में देख लो 0 है, कहीं पर भी कट नहीं किया है। पॉइंट नंबर 2, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, बिकॉज पीआर मैंने क्या कहा कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फेरिकल सेल ऑफ थिकनेस dr। अगर वो स्फेरिकल सेल rmp डिस्टेंस में होगा, वो स्फेरिकल सेल अगर rmp डिस्टेंस में होगा तो वहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई हियर rmp is called most probable radius for 1s to find the electron, of finding the electron, of finding the electron density कह सकते हो, and it is equals to a0 होता है, and a0 is the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom, that is 0.53 angstrom। ठीक है, यहां से इक्वल हो जाता है, ये कैलकुलेट करके इक्वल देखा गया है, इसलिए बोर थ्योरी को अभी भी इंपॉर्टेंस मिलता है, बिकॉज कुछ कुछ जगह में बोर थ्योरी का जो प्रेडिक्शन है वो एग्जैक्टली मैच हो जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड a0। a0 लिख के रखो यहाँ पर कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, एंड इसका वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट जाने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट लाइन की। बोर ने क्या कहा था कि यहाँ पर देखो, मैंने ये जो a0 का ये रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट दैट इज द 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो मतलब बोर ने कहा था कि फर्स्ट हाइड्रोजन के जो फर्स्ट ऑर्बिट है वहां पर इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल ओनली 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस अपार्ट रहेगा। ठीक है, मतलब फिक्स्ड एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जहां पर डिमेरिट्स ऑफ बोर थ्योरी। फिक्स्ड एनर्जी लेवल मतलब न्यूक्लियस और ये हो गया ऑर्बिट, मतलब एक लाइन की तरह है। बोर ने कहा था कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है एज ए पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर है, इट इज ट्रू। ठीक है, मतलब कि बोर ने कहा था कि ये देखो, ये फिक्स्ड एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसके ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही एनर्जी लेवल में होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रह सकते और यहां पर नहीं रह सकते, ये बोर ने कहा था। सो दिस इज द बोर पिक्चर। ठीक है, अब देखो अगर 1s का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो ये हो गया 0, r इक्वल्स टू 0 मतलब न्यूक्लियस, वहां पर pr 0 ऑब्वियसली, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई चांस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस में जा रहा हूं, r जितना इंक्रीज हो रहा है, जितना मैं फार अपार्ट जा रहा हूं फ्रॉम न्यूक्लियस, pr धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर एक मैक्सिमम में जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। राइट, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, एज ए पार्टिकल नहीं, एज ए क्लाउड स्प्रेड रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे रहता है, तो पिक्चर ऐसे हम लिखना चाहेंगे कि इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग ए लाइन, आई वांट
टू शो यू सम क्लाउड जो सबसे डेंस होगा एट ए सर्टेन डिस्टेंस. So this is your A0. ठीक है, बाद में दिखाते हैं ये A0. But there are some probability of finding the electron nearer to the nucleus. वो लेस होगा बट थोड़ा तो होगा. मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगा. धीरे धीरे कम होता जाएगा. सो दिस इज द डिस्टेंस A0 जहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है. उसके शॉर्टर डिस्टेंस में भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है. मतलब यहां पर भी देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत है. प्रोबेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर मिलने की थोड़ा प्रोबेबिलिटी है. इसीलिए देखो ये मैक्सिमम पॉइंट से पहले भी PR 0 नहीं है. PR का समथिंग वैल्यू है. मतलब थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी रहता है अंदर में. और इसके बाहर में भी देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. मतलब ये जो यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, ये मैक्सिमम होने के बाद धीरे धीरे तुम जितना दूर जाओगे धीरे धीरे वो कमता जाएगा. मतलब ये जो पिक्चर है बोर का, ये कॉम्प्लीटली रिजेक्टेड हो गया था ये पिक्चर से. तो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर. तो ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का टोटली वेव नेचर है. अगर वेव नेचर रहता तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कर पाते. ठीक है. और पार्टिकल नेचर अगर इंटायरली पार्टिकल नेचर है तो भी हम ऐसे प्लॉट नहीं मिलता हम लोगों को. बोर टाइप पिक्चर मिलता हम लोगों को. ठीक है. तो ये जो पिक्चर इंडिकेट करता है कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पार्टिकल एज ए पार्टिकल भी वो बिहेव करता है और एज ए वेव भी बिहेव कर सकता है. इसीलिए हम यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं. ठीक है. अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में. सॉरी ये थर्ड पॉइंट हो गया. अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में. यहां से हम स्क्रीनिंग इफेक्ट देखेंगे और सील्डिंग इफेक्ट. ठीक है. अमंग द S, P, D एंड A, ये चार ऑर्बिटल के बीच स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा S का होता है, फिर P का, फिर D का, फिर F का. तो ये कहाँ से हम लोगों को रियलाइज होगा? तो इसके रियलाइजेशन के लिए हमको मान लो ये 3S, 3P, 3D वाला ग्राफ हमको देखना है. ठीक है. तो यहाँ पर SPD का कंपैरिजन ऐसे करना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमाज किसके ज्यादा है. नंबर ऑफ मैक्सिमा मतलब क्या, मैंने पहले ही बताया कि ये जो मैक्सिमा पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट डिनोट करता है कि वहां पर उस R वैल्यू में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा. तो अगर नंबर ऑफ ऐसा मैक्सिमस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी नियरर टू द न्यूक्लियस एज वेल एज फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस मैक्सिमम मिलता जाएगा. देखो ऐसे हम लोगों को ये सोचना है कि जिसका नंबर ऑफ मैक्सिमा ज्यादा है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा नियरर टू द न्यूक्लियस. इसका देखो नंबर ऑफ मैक्सिमा 3s का कितना है, 1 2 3. 3p का देख लेते 1 2. 3d का देख लेते 1. हो गया.
सो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमा एस का है, फिर पी का, फिर डी का, ऑब्वियसली फिर एफ का होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि ये जो मैक्सिमा मैंने बोला कि किसका मैक्सिमा सबसे न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस मतलब तो यहाँ पर यहाँ पर तो न्यूक्लियस है ना, आर इक्वल्स टू 0 पोजिशन में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास मैक्सिमा किसका है, यहां से देखो सबसे पास मैक्सिमा एस का है, फिर पी का, फिर डी का। अब मैक्सिमा मतलब हमने पहले ही कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो एस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के पास होगा। पी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होगा, और डी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी दूर होगा, एफ का और भी दूर होगा। तो इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो हम लोगों को ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के आसपास जितना होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एज ए स्क्रीन और एज ए शील्ड ज्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो एस इसीलिए ज्यादा है, फिर पी, फिर डी, एफ। तो 2 पॉइंट हमने बताया कि पॉइंट 1 इज नंबर ऑफ मैक्सिमा, एस का ज्यादा है, फिर 3 है, पी का 2, डी का एफ, डी का 1 और एफ का भी शायद कुछ होगा, वो दिखाया नहीं है यहाँ पर, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। तो एफ को छोड़ दो, एसपीडी में कंपेयर करेंगे तो एस का ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमा है। ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमा मतलब ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट ज्यादा है। अब इसीलिए उसका स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। तो ये ऑर्डर हम लोगों को कर्व से पता चल गया। सेकेंड ऑर्डर ऐसा है कि 1s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 3s। अब ऑर्बिटल सेम ले लिया मैंने, ऑर्बिट डिफरेंट ले लिया, 1s 2s 3s। इसको समझने के लिए ये 1s 2s और 3s वाला कर्व टोटली एक जगह में ड्रॉ करना होगा, एक ही कर्व में लाना होगा। ये तीनों कर्व का सिर्फ मैंने 1s ले लिया, 2s लेंगे और 3s लेंगे। अगर एक जगह लेंगे तो थोड़ा अलग से दिखेगा। एक्चुअली ये तो कोई टूल्स नहीं है, हाथ में ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये हो गया 1s वाला। ठीक है, 1s। अब 2s का देखेंगे, ये हो गया 2s वाला, ये टच है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 2s और आर एक्सिस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने में सुविधा होगी। आर, तो ये डी वाला होगा ऐसा। अब यहां पर नंबर ऑफ मैक्सिमा हम लोगों को देखना नहीं है। ठीक है, अगर एसपीडीएफ के बीच कंपेयर करेंगे तब नंबर ऑफ मैक्सिमा देख लेना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्सिमा देखना नहीं है कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो सबसे जो लार्ज मैक्सिमा है वो न्यूक्लियस के पास किसका है, उसका स्क्रीनिंग ज्यादा होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा है। अब देखो 1s का यहाँ पर है, न्यूक्लियस के पास है, 2s का यहाँ पर है, 3s का यहाँ पर है। मैंने मैक्सिमाज कहा, मतलब 1s का मैक्सिमम ये है, एक ही मैक्सिमा है। 2s का 2 मैक्सिमा है, लेकिन उससे सबसे जो लार्जेस्ट मैक्सिमा है उसको लेना है, तो ये वाला हो गया। 3s का भी लार्जेस्ट मैक्सिमा लेना है, तो ये वाला हो गया। अब देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमा न्यूक्लियस के पास 1 का है, फिर 2s का, 1s का है, फिर 2s का है, फिर 3s का है। दैट इज व्हाई द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 1s इज ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 3s। सिमिलर arguments is applicable for 2p, 3p, 4p, 3d, 4d, 5d etc. और SPDF के बीच तो बता दिए।
तो ये जितना हमने पढ़ा रेडियल फंक्शन का वो सब हमने यहाँ पर देख लिया, रेडियल फंक्शन वाला। तो ये देखो फिर से मैंने साई वाला पार्ट में चला गया यहाँ पर। इस साई वाला पार्ट हम लिख सकते हैं रेडियल पार्ट एंड ये जो दो एंगुलर पार्ट है इसको मिला के हम एंगुलर पार्ट कहते हैं, जहां पर एल एंड एम रहता है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहता है, राइट। इसका काम क्या है, रेडियल पार्ट को तो काम हमने निपटा दिया, ठीक है। हाँ, रेडियल पार्ट का और एक काम है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिल जाता है वहां से। सो अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर पार्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट हमने किसको कहा, थीटा को एंड फाई को, ये दोनों को एक साथ, इसका दो मल्टीप्लिकेशन करके जो दो एक साथ में मिल जाता है इसी को कहते हैं एंगुलर पार्ट, ठीक है। अब एंगुलर पार्ट से क्या मिलता है, फ्रॉम द एंगुलर पार्ट we will get shapes of the orbitals and angular nodes, ठीक है। शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स मिल जाता है और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ऐसे लिखना कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का एक फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, इसका वैल्यू सिर्फ एल से मैच होता है, मतलब इक्वल्स टू एल हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये कैसे मिलता है, ये एंगुलर पार्ट को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो मान लो एंगुलर पार्ट है जेड एक्सिस बराबर एंड थीटा एंड फाई एक्स वाई एक्सिस बराबर। ऐसे मान लो कि ये जो अगर प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई, स्मॉल थीटा एंड स्मॉल फाई, तो हम लोगों को कंप्लीट शेप मिल जाएगा। तो ये स्फेरिकल इन शेप है, देखने में ऐसा होता है। और इसका नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना होगा, 0 होगा। ऑब्वियसली 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर नोड है ही नहीं, बीच में तो न्यूक्लियस है, उसको नोड नहीं पकड़ेंगे। और एल का वैल्यू इसके लिए 0 है। चले आते हैं पी में। पी हैज डम्बल शेप एंड पी का वैल्यू, एक्चुअली पी का वैल्यू क्या होता है, एल इक्वल्स टू 1 है, पी का वैल्यू एन इक्वल्स टू 1 है, सब एम का वैल्यू हो जाएगा +1 0 -1, ठीक है। तो m का वैल्यू +1 0 -1 है। इस हिसाब से p का 3 ऑर्बिटल मिलता है, px py एंड pz। अब किसका m का वैल्यू कौन सा है, सो इट इज कंसिडर्ड दैट pz का m वैल्यू 0 होता है एंड px py का m वैल्यू होता है +-1। ऐसा नहीं कि px का +1 हो गया py का -1 हो गया, ऐसा नहीं होता है। यह ऐसा होता है कि m कहां से आता है, टोटली फाई से आता है, राइट। तो px हो गया फाई प्लस फाई माइनस और इंटू 1/√2, और सामने भी लिख सकते हो। और पी वाई हो गया 1/√2 फाइव प्लस माइनस फाइव माइनस, देखो दोनों एक साथ रहता है, प्लस एंड माइनस, मतलब +1 एंड -1 वैल्यू m का
दोनों एक साथ रहता है इन लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और पीजेड का एम वैल्यू 0 होता है, ये याद रखना। तो पी का शेप कैसे होगा दिखने में, एक तो एक्स बराबर होगा, एक वाई बराबर होगा, और एक जेड बराबर होगा, राइट। यहां पर एंगुलर नोड कितना होगा, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, एल वैल्यू है मतलब 1। वो नोड ये तीनों पिक्चर में कहाँ कहाँ है, ये देखो, ये देखो और ये देखो, मिल गया नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स 1। अब आते हैं डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल का एल वैल्यू होता है 2, एम वैल्यू होता है +2 +1 0 -1 -2। एम का जितना वैल्यूज होता है डी का उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेगा। डी जेनरेट ऑर्बिटल, तो यहाँ पर मैंने बताना ही भूल गया, यहाँ पर जो पी एक्स पी वाई पी जेड है ये तीनों डी जेनरेट ऑर्बिटल्स है, मतलब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। सो डी का आता है 5 ऑर्बिटल, दैट इज डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो उसका एम वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एम वैल्यू क्या क्या होता है मैं यहीं पर दिखाता हूं कि सॉरी, डी जेड स्क्वायर का एम वैल्यू होता है ऑलवेज 0, मतलब जहां पर सिंगल जेड होगा वहां पर 0 होगा। एक्स जेड एंड वाई जेड इसका वैल्यू होता है एम +-1 एंड एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हो जाता है +-2। सो अगर ऐसे हम लिखेंगे तो डी, ठीक है, तो ये छोड़ दो, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में हो रहा है। तो ये हो गया एम वैल्यूज। अब देखना है शेप। तो एक्स वाई क्या होगा, यहाँ पर है एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ऑन इन बिटवीन दिस टू एक्स एंड वाई एक्सिस रहेगा डी एक्स वाई। अगर एक्स जेड पकड़ेंगे तो ये एक्स ले लेंगे, ये जेड ले लेंगे, ये हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस डी एक्स जेड, वाई जेड ले लेंगे तो ये हो गया वाई जेड, सॉरी प्लस प्लस माइनस माइनस डी वाई जेड। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो अलोंग द एक्स वाई एक्सिस रहता है, तो ये हो गया एक्स एंड ये हो गया वाई एक्सिस, और डी जेड स्क्वायर होगा ऐसे, ये जो रिंग मैंने ड्रॉ किया वो एक्स वाई प्लेन में होगा, और ये जो लोब्स है प्लस प्लस, रिंग है माइनस, वो अलोंग द जेड एक्सिस रहेगा। सो दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। लास्ट
एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि पॉइंट टू बी remembered. Number 1, for hydrogen and hydrogen like species, energy of 1s less than 2s equals to 2p, 3s equals to 3p equals to 3d, 4s equals to 4p equals to 4d equals to 4f. मतलब energy only depends, that is energy order, so that is energy of the orbitals only depends on n value, that is principal quantum number. But for multi-electron system other than hydrogen, जैसे only lithium, helium, oxygen, nitrogen, energy order will be 1s greater than 2s, then 2p होता है, then 3s, 3p, 4s, 3d dot 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 dot, that is the order follows Aufbau principle. ठीक है। एंड और एक बात याद रखना यहाँ पर, फॉर दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Schrodinger equation can be solved analytically, मतलब by doing calculation तुम कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है, but such analytical calculations are not possible मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ऐसा एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर कैलकुलेशन की जगह, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन is not possible, rather we have some approximation methods that has to be used, कौन कौन सा approximation method है? perturbation theory है, variation principle है, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी एंड सो ऑन। बहुत सारा ऐसा थ्योरीज है जो हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूज करते हैं और हाथ इन हैंड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एनालिटिकल कैलकुलेशन कहते हैं इसको, एनालिटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, रेडर कंप्यूटेशनल एनालिसिस और कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस हम लोगों को करना होगा। ठीक है, तो आज ये लेक्चर बहुत ही लार्ज हो गया, लेंदी हो गया, लगभग 1.5 घंटा के ऊपर, और मैंने सोचा कि एक ही लेक्चर में पूरा क्वांटम मैकेनिकल जो ट्रीटमेंट है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैंने वो यहाँ पर क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में अब नहीं पढ़ाएंगे ये, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेसी आता है स्टूडेंट लोगों को, इसलिए अगर दो पार्ट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए एक ही पार्ट में पूरा निपटा दिया। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, सभी इंफॉर्मेशन से एडवांस लेवल में क्वेश्चन आता है, और रेडियल नोड का वो फॉर्मूला से तो जेई मेन और नीट में भी आ जाता है, लेकिन वो
रेडियल फंक्शन एंड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, मतलब प्लॉट से, वो एडवांस में क्वेश्चन आता है। और ये सब याद रखना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज दिस लास्ट टू पॉइंट्स, दिस एनर्जी ऑर्डरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से भी थोड़ा एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ठीक से समझ लोगे, टेक्निकली समझोगे तो हो जाएगा। ज़्यादा डीपली नहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो जो बताया दैट इज एनफ एट योर लेवल, ठीक है। थैंक यू।